नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी की जड़ें बहुत गहरी और जटिल हैं। ये तनाज़ा 1979 के ईरानी इनकलाब यानी क्रांति से शुरू हुआ, जब ईरान ने इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और लेबनान के शिया समूहों जैसे हिजबुल्ला और फिलिस्तीनी संगठनों जैसे हमास की मदद शुरू की। ये समूह ईरान के प्रतिरोध की धुरी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हैं, जो इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध लड़ते हैं। दूसरी तरफ इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि यह कार्यक्रम परमाणु हथियार बनाने की ताकत रखता है। 2023 के बाद से यह तनाज़ा और गंभीर हो गया। अक्टूबर 2023 में हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी समूहों जैसे हिजबुल्ला और सीरियाई मिलिशिया के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी। अप्रैल 2024 में इजराइल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया, जिसमें कई बड़े ईरानी अधिकारी मारे गए। जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए। अक्टूबर 2024 तक दोनों देशों के बीच सीधे हमले शुरू हो चुके थे। जुलाई 2024 में हमास के नेता इस्माइल हानिये की तेहरान में हत्या ने इस तनाज़ा को और भड़का दिया। जून 2025 में यह तनाज़ा एक नए और खतरनाक दौर में पहुंच गया है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा आश्चर्यजनक हमला किया, जिसमें ईरान की परमाणु सुविधाएं जैसे नतांज और फोर्डो और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह हमला ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF और मोसाद ने मिलकर किया। इस हमले में ईरान के बड़े सैन्य अधिकारी जैसे IRGC के खुफिया प्रमुख मोहम्मद काज़ेनी, कमांडर हुसैन सलामी और मोहम्मद हुसैन बाघेरी मारे गए। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक भी हलाक हुए और तेहरान के अहम सैन्य और परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने जवाब में 13 से 17 जून तक इजराइल पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिन्हें ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 का नाम दिया गया। ये हमले तेल अवीव, हाइफा और अन्य इजरायली शहरों पर किए गए, जहां कम से कम 24 लोग मारे गए और 390 घायल हुए। ईरान के हज कासिम मिसाइल ने इजरायली हवाई रक्षा को चुनौती दी, जो पहले से ही बहुत दबाव में है। दूसरी तरफ ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में 224 लोग मारे गए और 1277 घायल हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर आम लोग थे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना है। We are changing the face of the Middle East, and this can lead to far-reaching changes even within Iran itself. जबकि ईरान तक के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने सख्त सजा देने की धमकी दी है। दोनों देशों के बीच ये जवाबी हमले अभी भी जारी हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी का बयान है कि ईरान अब झुकेगा नहीं। उनकी मजबूत इरादों और प्रतिरोध नीति को दिखाता है। ये बयान ईरान की पुरानी रणनीतिक सब्र और मुज़ाहमत की धुरी नीति का हिस्सा है। इसका मतलब है कि ईरान इजराइल और इसके दोस्तों, खासकर अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा, चाहे उसे कितना भी सैन्य या आर्थिक दबाव सहना पड़े। ईरान की रणनीति में प्रॉक्सी युद्ध, मिसाइल हमले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम जगहों का इस्तेमाल शामिल है। इस तनाज़ा के असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है, ये पूरा मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए खतरनाक है। सबसे बड़ा खतरा परमाणु युद्ध का है। इजरायली हमलों ने ईरान की परमाणु सुविधाओं जैसे नतांज और फोर्डो को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन फोर्डो की ज़मीन के नीचे की साइट अभी भी काम कर रही है। वहीं IAEA के प्रमुख ग्रॉक्सी ने चेतावनी दी है कि नतांज में रेडियोलॉजिकल केमिकल प्रदूषण का खतरा है, जो एक बड़ा पर्यावरण संकट पैदा कर सकता है। इसके अलावा तेल की कीमतों में तेजी आई है। 13 जून को तेल की कीमतें 7% बढ़ गई हैं और अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है तो तेल की सप्लाई रुक सकती है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। ईरान ने अभी तक ऐसा नहीं किया, लेकिन ये उसका एक रणनीतिक हथियार है। दोनों देशों के शहर भी बहुत प्रभावित हुए हैं। तेहरान में ईरानी स्टेट टीवी का दफ्तर और करमानशाह का फरबी अस्पताल इजरायली हमलों का निशाना बने। इजराइल में
तेल अवीव और हाइफा के रिहायशी इलाकों में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी है। दोनों देशों की जनता डर में जी रही है और कई लोग अपने शहर छोड़ रहे हैं। दुनिया भर के देश इस तनाज़ा पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे ईरान और इजराइल के बीच सुलह कराना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी धमकी दी है कि अगर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो दस्ताने उतार दिए जाएंगे। अमेरिका ने इजरायली हवाई रक्षा का समर्थन किया है, लेकिन अभी तक सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बचा है। G7 नेताओं ने इजराइल के खुद की रक्षा के हक की हिमायत की है, लेकिन ईरान को मध्य पूर्व अस्थिरता का मुख्य स्रोत भी करार दिया है। Can you elaborate? Looking at better than ceasefire. We're not looking for a ceasefire. I didn't say I was looking for a ceasefire. That was Emmanuel, nice guy, but he doesn't get it right too often. But we're looking for better than a ceasefire. What specifically is better than a ceasefire? An end, a real end, not a ceasefire. An end, or giving up entirely. Is That's that okay too. Are you close there? Is that possible in the next 24 months? Why not? Certainly possible. Complete give up. That's possible. रूस और चीन ने इजरायली हमलों की निंदा की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। सऊदी अरब, जिसने 2023 में ईरान से सुलह की थी, उसने भी इजरायली हमलों की मजम्मत की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ने सुलह के लिए मध्यस्थता की कोशिश की है। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान और इजराइल से निकलने की सलाह दी है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के समकक्षों से बात की है। वहीं ये तनाज़ा कहाँ जा रहा है, अभी दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना है, लेकिन ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को इस तनाज़ा में शामिल होने से रोकना है, क्योंकि अमेरिका के बंकर बस्टर बम फोड़ों को तबाह कर सकते हैं जो इजराइल के पास नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के पास कूटनीतिक रास्ते भी हैं। वो कतर और ओमान जैसे देशों के जरिए सुलह की बात कर सकता है, लेकिन ईरान ने कहा है कि जब तक इजरायली हमले जारी हैं वो युद्ध विराम पर बात नहीं करेगा। जानकारों का मानना है कि ये तनाज़ा हफ्तों तक चल सकता है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ या परमाणु साइट्स पर और हमले हुए तो ये एक क्षेत्रीय जंग में बदल सकता है। ईरान और इजराइल का तनाज़ा एक खतरनाक मोड़ पर है और इसके असर न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। दोनों देश अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। दुनिया के नेता सुलह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई साफ रास्ता नजर नहीं आता है। उम्मीद है कि कूटनीति कामयाब होगी और यह तनाज़ा जल्द खत्म होगा। जय हिंद।